तो जैसे मान लो कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इसके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 a2, ऐसे करते करते बीच में कहीं ar अर्थमेटिक मीन आया होगा, और ऐसे करते करते लास्ट अर्थमेटिक मीन an आया होगा। तो a और b दो नंबर है, उसके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, तो जो पूरा का पूरा सीरीज मिलेगा, जो पूरा का पूरा सीक्वेंस मिलेगा, वो एक AP कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। तो मान लो कि अगर अपने को rth अर्थमेटिक मीन चाहिए, अगर अपने को क्या चाहिए, rth अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तुम ऐसा समझ लो कि x एक्सिस ड्रॉ कर लो। सपोज अगर तुम x एक्सिस ड्रॉ कर लोगे तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा, a,0, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, a1,0, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। वैसे ही अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, a2,0, ऐसे करते करते लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, b,0, नंबर लाइन पे लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, b,0, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, an,0। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, अच्छा। और बीच में कहीं आ रहा होगा ar,0, बीच में कहीं आ रहा होगा ar,0। सही है। तो मुझे बताओ कि इधर का लेंथ कितना होगा और इधर का लेंथ कितना होगा, यानी कि AR जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा AB को। ठीक है, यानी कि दोनों का लेंथ नापना है, तो लेंथ कैसे नापेंगे बताओ? टोटल लेंथ कितना है, ए से लेके बी तक अगर टोटल लेंथ काउंट करो तो उसको B माइनस A बोलने में कोई दिक्कत? हेलो, बोल सकते हैं ना, टोटल लेंथ कितना हो गया, B माइनस A। हेलो, जैसे नंबर लाइन पे मान लो एक 2,0 पॉइंट है और एक मान लो 7,0 पॉइंट है, तो ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम 7 कर रहा है, तो ये लेंथ कितना कहलाता है, 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। सही है क्या? हेलो, तो टोटल लेंथ B माइनस A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो उसमें से ये बताओ पहला वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि A से लेकर के AR तक का लेंथ वो निकालना है। तो A से लेके AR तक का लेंथ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? A से लेके AR तक का लेंथ कितना होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल, क्या दिख रहा होगा, AR-A। हाँ AR माइनस A हो रहा होगा। कुछ और तरीके में बोल सकते हो क्या, कोई और तरीके से? जैसे मान लिया जाए, चलो ठीक है, मान लो कि नंबर लाइन एक्स एक्सिस है, ये 0 है मान लो, सपोज A,0 यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, अगला A1,0 एक पॉइंट आ गया, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, लास्ट मान लो हम A3 तक गए, सपोज एग्जांपल के तौर पे A3 तक गए, ये A2,0 आ गया और नेक्स्ट A3,0 आ गया। अगर हम A3 तक जा रहे हैं तो तुम ध्यान से देखना कि 1D, 2D, 3D, हर एक गैप का लेंथ कितना है, D है। समझ में आ रहा होगा बात? तो 3D के बराबर है। अगर अगर हम A से लेकर के A3 तक का लेंथ देखें तो वो कितना के बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ D के बराबर है। हेलो, समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब कि A से लेके AR तक का लेंथ कितना होगा, RD टाइप RD होगा, बिल्कुल सही है। वैसे ही मान लो जैसे सपोज कम समझ में आया तो यहाँ A4 ले लो, A4,0 होता तो एक और D ऐड हो जाता। ठीक है, तो A से लेकर के A4 तक का लेंथ कितना होता, 4D होता, यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। समझ में आ रहा है बात? तो अगर मान लो AR तक होता, AR तक होता तो RD होना चाहिए था, क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें बात? अगर AR तक जाएंगे तो यहाँ पे जो है वही होना चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो RD आएगा। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, तो पहला वाला लेंथ कितना आ गया, RD आ गया, पहला लेंथ कितना हो गया, RD आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला लेंथ कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वाला लेंथ कितना आएगा बोलो? अगर पहला वाला लेंथ RD आ गया तो नेक्स्ट वाला लेंथ कितना आना चाहिए, ND minus RD। क्या बोल रहे हो? ND minus RD। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, अभी इसको पूरा लेंथ को B माइनस A मत मानो, पूरा लेंथ को भी D के टर्म से मान लो। पूरा लेंथ को अगर हम D के टर्म से माने तो कितना, A से लेके B तक कितने नंबर, A से लेके B तक टोटल n+2 नंबर, तो n+1 गैप्स, तो टोटल n+1 D है क्या? हेलो, इस पूरे को n+1
n+1d लेंथ का बोल सकते हो, तभी तो ये b - a n+1d लेंथ के बराबर आता था, तभी तो d को हम b - a/n+1 लिख सकते थे। समझ में आ रहा है बात? हेलो। हाँ सर। तो a से लेके b तक जो है टोटल कितने n+2 नंबर है, उनके बीच में गैप एक कम आएगा तो n+1 गैप आएगा, हर गैप d लेंथ का है तो n+1d आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब पूरा का लेंथ n+1d है और पहले वाले का लेंथ rd है, तो बाद वाले का लेंथ कितना हो जाएगा? बाद वाला जो लाइन सेगमेंट है AR से लेके B तक का जो लेंथ आएगा, उस लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा? तो n+1d में से टोटल लेंथ है n+1d, टोटल लेंथ में से अगर हम rd घटा दें तो सेकंड वाला का लेंथ आ जाएगा, तो कितना आना चाहिए देख लो, n+1, या ऐसा लिख सकते हो इसको n - r+1 टाइम्स ऑफ d लिख सकते हैं क्या? हेलो, हाँ। लिख सकते हैं ना? तो जो सेकंड लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? n - r+1 टाइम्स ऑफ d। तो अगर हम दोनों का रेशियो की बात करें, दोनों लेंथ का रेशियो की बात करें तो dd कैंसिल हो जाएगा, तो अगर तुम रेशियो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? dd हटा दो, है ना? तो इतना इज टू इतना रेशियो, कोई दिक्कत है क्या? r/n - r+1 रेशियो में AR डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। हेलो, समझ में आया क्या? आ गया होगा? हाँ। हाँ, तो अपने को रेशियो समझ में आ गया, यानी कि हम लोग करते थे ना ऐसा ही कि m/n डिवाइड कर रहा है, तो m का काम r कर रहा है, n का काम n - r+1 कर रहा है, तभी तो m/n रेशियो में डिवाइड करेगा AR। ठीक है, अब AR m/n डिवाइड कर रहा है, तो अगर तुम्हें बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए x, अब देखो इसमें सब x कोऑर्डिनेट ही है, y कोऑर्डिनेट सब जगह 0 आएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है नहीं। तो अगर तुम लाइन का वो कर लो, क्या उसको बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, तो AR को क्या लिख सकते हो? AR का x कोऑर्डिनेट r टाइम्स ऑफ b, कोई दिक्कत? हेलो, यानी कि m टाइम्स ऑफ, ऐसे करते थे ना, r टाइम्स ऑफ b प्लस फिर n - r+1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके वाले कोऑर्डिनेट से, तो n - r+1 टाइम्स ऑफ a करेंगे क्या? यही करेंगे, डिवाइडेड बाई r प्लस n - r+1। सही है क्या? हेलो, ऐसे ही करते थे ना। अगर मान लो एक को तुम m मानते हो, सपोज इसको m बोलते हो, इसको n बोलते हो, तो m को किससे मल्टीप्लाई करते थे? क्रॉस सेक्शन, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला में। सेक्शन फार्मूला में m को b से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है, जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है m/n में, और n को मल्टीप्लाई करते थे किससे? इससे मल्टीप्लाई करते थे, वही काम तो किए, और डिवाइड बाय दोनों का सम m+n। समझ में आया बात? हेलो, तो हमने जस्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाया और कुछ दिमाग तो लगा ही नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो ऐसा कुछ आ गया, तो AR ये आना चाहिए ना, तो डायरेक्टली यहाँ से AR निकल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? RB प्लस NA माइनस RA प्लस A अपॉन R से R खत्म, नीचे में n+1, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू, देख लो क्या आएगा, तो यहाँ से जो AR आएगा, R के साथ, अच्छा NA प्लस A, तो n+1, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं n+1 टाइम्स ऑफ A प्लस R टाइम्स ऑफ B माइनस A, और डिवाइड बाय n+1, दोनों में अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर में जो n+1 है वो दोनों में अलग अलग कर लिया, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? A आ जाएगा, A प्लस R टाइम्स ऑफ B माइनस A अपॉन n+1, ऐसा लिखाएगा क्या? तो जो AR आया, तुम ध्यान से देख पाओ तो ये क्या लिखा हुआ है? A प्लस R टाइम्स ऑफ D लिखा हुआ है क्या? ये तो D होता था, B माइनस A अपॉन n+1। ठीक है, तो सही आ गया, है ना? यानी कि यही तो निकाले थे हम, A प्लस R टाइम्स ऑफ B माइनस A अपॉन n+1। तो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, अगर अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो, कि कोई पर्टिकुलर अर्थमेटिक मीन बताओ, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से भी चीजें कर सकते हैं। आंसर सेम आया है ना, उस तरीके से भी सेम आया। समझ में आ रहा है बात? हेलो, आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना की चीज ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है।
तो ए आर जो होता है वो कौन सा टर्म होता है उस एपी का, आर प्लस वन टर्म होता है। हेलो, ए आर क्या होता है, आर प्लस वन टर्म होता है उस एपी का। जैसे ए वन क्या है सेकंड टर्म, ए टू क्या है थर्ड टर्म है, तो ए आर क्या होगा, आर प्लस वन टर्म होगा। तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पे जो है उससे एक कम, तो आर, तो ए प्लस आर डी आ जाएगा क्या, टी आर प्लस वन टर्म। तो टी आर प्लस वन टर्म को हम ए प्लस आर डी बोल सकते हैं। और डी कैसे निकालते थे हम लोग, बी माइनस ए अपन एन प्लस वन करके, है ना। यानी कि टोटल स्केल का लेंथ क्या है, बी माइनस ए, ठीक है। उसको एन प्लस वन टुकड़ों में डिवाइड कर दो, तो हर एक टुकड़े का लेंथ डी के बराबर हो जाएगा। तो बी माइनस ए अपन एन प्लस वन, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। वही डी आता था, तो हो गया, लिख लो इसको, ठीक है। अब इसी मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि ए से लेके बी तक, मतलब ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, उसके बीच में हमने क्या किया, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, ठीक है। तो अगर तुमसे ये बोला जाए कि इन एन अरिथमेटिक मीन्स का सम बताओ, है ना, यानी क्वेश्चन पूछा समेशन ऑफ ए आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसका मतलब पूछ क्या रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के an तक का सम पूछा जा रहा है। तो अपने को n अर्थमेटिक मीन्स का सम पूछ रहा है, ठीक है। ये कैसे निकालें, तो इसका तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या बोलता है कि a1 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, है ना। अगर हम a1 को कुछ लिखें तो a प्लस डी लिख सकते हैं a1 को, कोई दिक्कत। a2 को क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो इस ये पूरा एपी में हो जाएगा, अगर तुम किसी दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक में इंसर्ट करते हो तो जो n प्लस टू नंबर्स मिलते हैं वो अपने आप एपी में आ जाते हैं, ठीक है। तो a प्लस डी a1 को बोलेंगे, अगर उसका कॉमन डिफरेंस एपी का डी हो गया तो a प्लस डी a1 को बोलेंगे, a2 को बोलेंगे a प्लस टू डी, समझ में आ रहा है बात। वैसे ही करते 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 an को क्या बोलेंगे, a प्लस एन टाइम्स ऑफ डी, यही बोलेंगे ना। सबको जोड़ लो, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो a n बार ऐड हुआ होगा, तो n टाइम्स ऑफ a बोल सकते हैं क्या, हेलो। a कितनी बार ऐड हुआ होगा, n बार ऐड हुआ होगा, तो n टाइम्स ऑफ a बोल सकते हैं, प्लस फिर क्या होगा, d प्लस 2d प्लस 3d, ऐसे करते करते कहाँ तक गए होंगे, n d तक गए होंगे, समझ में आ रहा है बात। तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो n a प्लस सब में से d कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक का सम, ऐसा आ गया। तो 1 से लेके n तक का सम आ गया, तो 1 से लेके n तक का सम आता है, क्या करने हैं, हेलो। अगर तुम्हें 1 से लेके n तक का सम करना हो तो देखो इसमें भी तुम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो 1 से लेके n तक का सम में। तो वैसे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे चल के याद कर लेंगे, अभी चलो जस्ट एपी लगा के कर लेते हैं। तो ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी तो है, 1 से लेकर के n तक का जो सीरीज है वो एक एपी है, जैसे 1 2 3 ये सब एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, समझ में आ रहा है बात। तो और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, तो इसका मतलब कि 1 से लेकर n तक का सम क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है लास्ट टर्म n है, ऐसे ही करते हैं ना, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n एपी, ऐसे करते हैं, तो यही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जोड़ लो, क्या आ जाएगा, एन ए प्लस, अब डी अपने को पता है, डी जो होता है वो क्या होता है इस एपी का, बी माइनस ए, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो बी माइनस ए लेंथ होगा क्या। तो बी माइनस ए लेंथ का एक मान लो तुम्हारे पास रस्सी है या डंडा है, कुछ भी है, तो एक स्टिक है तुम्हारे पास बी माइनस ए लेंथ का, उसको n प्लस 1 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तो हर एक टुकड़े का लेंथ क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। यानी कि बी माइनस ए लेंथ को हमने क्या किया, n प्लस 1 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो वही डी होता है, इंटू n बाई 2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, एन ए प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइड बाई 2, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। पूरे में से चाहो तो n को कॉमन ले सकते हो, दोनों टर्म में से n को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा a प्लस बी माइनस ए बाई 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 2a माइनस ए,
तो अंदर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बाई टू मिल जाएगा। एलसीएम ले लो, डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो 2a प्लस बी माइनस ए ऐसा कुछ बना होगा, तो a प्लस बी बना होगा, तो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी आ गया, ठीक है। तो समेशन ऑफ ai जो आया वेयर i इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो ये एक तरीका हो गया इसको करने का, इसको लिख लो, ठीक है। तो मेथड 1 हमने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड कर लिया जाए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 5 स्टार पॉइंट तो मैं लिखवाया था। 5 स्टार पॉइंट में क्या लिखा था हमने कि अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ नंबर टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड आर कांस्टेंट। यही बात है ना, ओके। तो मान लो कि हमने क्या किया, दो नंबर, एक नंबर लिया स्टार्टिंग से, ये एक सीरीज है, एपी में क्या है, एक सीरीज है, ए से लेके बी तक जो n+2 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक एपी में नंबर लिखा हुआ है। तो हमने एक नंबर स्टार्टिंग से लिया, तो पहला नंबर लिए, और एक नंबर लास्ट से लिए। तो ए और बी सिमेट्रिकल टर्म है क्या, टेकन फ्रॉम, मतलब पहला टर्म बिगिनिंग से लिए तो पहला टर्म एंड से लिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो मान लो अल्फा के बराबर आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने a1 लिया, तो a1 को सिमेट्रिकली a लेना पड़ेगा। a1 सेकंड टर्म है एपी का फ्रॉम द बिगिनिंग, और an सेकंड टर्म है फ्रॉम द एंड। तो a1 के करस्पॉन्डिंग a लेना पड़ेगा, a2 के करस्पॉन्डिंग, अगर a2 ले रहे हैं तो a2 के करस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, a2 के करस्पॉन्डिंग अपने को लेना पड़ेगा an-1। समझ में आ रहा है बात। वैसे ही फिर बीच में a3 ले लिया, तो इसका मतलब कि a1 से लेके अगर an तक सारे नंबर लेंगे तो वो सिमेट्रिकली टेकन नंबर ही होंगे। समझ में आ रहा है बात, हेलो। अगर हम a1 से लेकर के an तक के बीच के सारे नंबर्स लेते हैं तो वो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स होगा फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, यानी कि सबका अपना अपना पेयर मिल जाएगा। जैसे a1 का पेयर an मिल गया, तो a2 का पेयर an-1 भी मिल गया होगा, a3 का पेयर मिल गया होगा an-2। समझ में आ रहा है बात, तो सबका अपना अपना पेयर मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स आर कांस्टेंट, हमने ही पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये n नंबर्स है, तो n नंबर का अर्थमेटिक में क्या होता है, सम ऑफ नंबर पर नंबर ऑफ नंबर, n आ जाएगा। तो ये भी अल्फा के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब कि दोनों के आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी दो नंबर सिमेट्रिकली टेकन है, उसका अर्थमेटिक मीन है, ये भी n नंबर सिमेट्रिकली टेकन है, उसका अर्थमेटिक मीन है। समझ में आ रहा है बात। दोनों सेम चीज के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, यहाँ से अपने को ये मिल गया कि समेशन ऑफ ai वेयर i इक्वल्स टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट में लिख लिया वैसे शॉर्ट में, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, a प्लस बी बाई टू के बराबर है, ठीक है। अपने को निकालना क्या था, समेशन ai। तो समेशन ऑफ ai वेयर i इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई टू होता है, ये याद भी करना है, तो याद भी कर लेना। क्वेश्चन ले लिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन लिख लिया। इफ S1 S2 S3 से लेकर के SP आर द सम ऑफ sums of first n terms are the sums of first n terms of PAPs, ठीक है, whose first terms are whose first terms are 1 2 3 dash 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 ऐसे चल रहा है, and common differences are
and common differences are 1 3 5 dash dash dash, ठीक है, respectively then prove that summation of si where I equals to 1 से लेके p is equals to np by 2 times of np plus 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा फॉर श्योर, है ना। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला ना कि दुनिया में p अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, यानी कि तुम्हारे पास p अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है AP1, एक दिया हुआ है AP2, एक दिया हुआ है AP3, ऐसे करते करते p अर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है APP, pth अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। AP1 का जो फर्स्ट टर्म है, AP1 का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, AP1 का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, AP3 का फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। वैसे ही pth AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा p होगा। हेलो, कोई दिक्कत है क्या? pth AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है पहले वाले AP का वो 1 है, पहले वाले AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे 1 + 1 लिखोगे, फिर अगला टर्म क्या लिखोगे 1 + 2 लिखोगे, फिर अगला क्या लिखोगे 1 + 3 लिखोगे, ऐसे लिखते चले जाओगे AP1 का अगर तुम लिखो तो, ठीक है। अच्छा, वैसे AP2 का अगर तुम सारे टर्म्स लिखो, पहला टर्म 2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, दिखा क्या, कॉमन डिफरेंसेस आर 1 3 5 रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या करोगे 2 + 3 लिखोगे, फिर 2 + 2 टाइम्स ऑफ 3 लिखोगे, फिर 2 + 3 टाइम्स ऑफ 3 लिखोगे एंड सो ऑन, ऐसे करोगे। फिर जो थर्ड AP है, ठीक है, थर्ड AP का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम 5 ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा 3 + 2 टाइम्स ऑफ 5, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा 3 + 3 टाइम्स ऑफ 5 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बात, आ रहा होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही pth का जो pth AP होगा उसका फर्स्ट टर्म p है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा अपने को निकालना है, pth AP का कॉमन डिफरेंस। ध्यान सुनना, अपने को क्या निकालना है pth AP का कॉमन डिफरेंस। तो AP1 का कॉमन डिफरेंस 1 है, AP2 का कॉमन डिफरेंस 3 है, AP3 का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो अगर इस सीरीज का अगर हम pth टर्म निकाल लें तो जो pth टर्म आया होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा pth AP का। हेलो, समझ में आ रहा होगा बात। तो इसका pth टर्म कैसे निकालोगे, तो हमने बताया था TP बराबर क्या करते हैं, जल्दी बताओ, TP बराबर क्या होता है, शॉर्टकट तरीका बताया था ना, या तो लॉन्गर तरीका कैसे लिखोगे A + P - 1 टाइम्स ऑफ D, और ये खुद में एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो क्या लिखोगे 1 + 2P - 2 विच इज इक्वल्स टू 2P - 1। तो ऐसे निकाल लिया 2P - 1, या फिर हमने एक तरीका ही बताया था इसको निकालने का कि कैसे निकालते हैं। तो अपने को पता है कि जो TP होगा वो P वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि AP का कुछ जनरल टर्म जो होता है वो क्या होता है, वो एक लीनियर इक्वेशन होता है, इसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है, ठीक है। तो सम टाइम्स ऑफ P प्लस सम कांस्टेंट टाइप का होगा, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है कि जो P के साथ जो वेरिएबल आएगा, P के साथ जो कांस्टेंट आएगा, सॉरी P का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है। याद आ रहा है क्या, हमने डायरेक्ट कोई टर्म लिखना सिखाया था, डायरेक्ट जनरल टर्म लिखना सिखाया था AP का, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना 2 है, तो 2P आया होगा फॉर श्योर। अब P की जगह पे 1 रख के पहला टर्म बनना चाहिए, तो P की जगह पे 1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, बट चाहिए क्या 1, तो 1 घटाना पड़ेगा, तो 2P - 1। समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। तो 2P - 1 कैसे निकाले, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो pth AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2P - 1, pth AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 2P - 1। तो पहला टर्म अगर P होगा तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा P प्लस क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2P - 1 है। फिर अगला कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस
2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1। थर्ड टर्म कैसे लिखोगे? p प्लस 3 टाइम्स ऑफ सॉरी फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? p प्लस 3d, और d क्या है? 2p माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या बात? हेलो, तो ऐसे करके हमारे पास PAPs है ना, हमारे पास p अर्थमेटिक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले का सम टू n टर्म्स, पहले वाले AP का सम टू n टर्म्स को S1 से डिनोट कर रहा है, यानी कि जो काम पहले SN से किया करते थे, क्योंकि अब इसमें किसको किसको SN करोगे, कितना SN करोगे, तो लोगों ने बोल दिया कि चलो S1 बोल दो उसको, या इसको SN1 बोल सकते हो काइंड ऑफ। SN1 का मतलब क्या हो गया कि सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, तो उसको S1 से डिनोट किया है क्वेश्चन में। सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP को S1 से डिनोट किया, सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड AP को S2 से डिनोट किया। अगर सबको जोड़ दोगे n टर्म्स तक, समझ में आ रहा होगा बात, सारे AP को अगर हम n टर्म्स तक जोड़ें तो सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP विल बी इक्वल्स टू S1, सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड AP विल बी इक्वल्स टू S2, एंड सेम चीज ऐसे चलता गया, ठीक है। और लास्ट वाले को क्या बोल देंगे? SP बोल देंगे, क्योंकि सम टू n टर्म्स ऑफ pth AP है, समझ में आ रहा है बात। सम टू n टर्म्स ऑफ क्या है? pth AP है, तो उसको SP बोल देंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब बोला है कि S1 से लेके SP तक का जो सम है वो ये है, ये प्रूफ करो। S1 से लेके SP तक का जो सम है वो ये है, ये प्रूफ करो, है ना। क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सोल्यूशन के तरफ जाते हैं। तो S1 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो S1 निकाल लो भाई, क्या आना चाहिए? अगर तुम S1 निकालोगे तो क्या मिलेगा? S1 क्या मिलना चाहिए? सम टू फर्स्ट टर्म। S1 कौन सा? AP1 का सम टू n टर्म्स है, और AP1 में क्या खासियत थी? AP1 का फर्स्ट टर्म 1 था और कॉमन डिफरेंस भी 1 था, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं सम टू n टर्म्स? n/2, ऐसे करोगे ना, n/2 2a, यानी कि 2 into 1 प्लस 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, और d कितना है? 1। आया समझ बात? तो S1 का वैल्यू ये आ गया होगा समझ में बात। वैसे S2 कैसे निकालेंगे? S1 तो निकाल लिए, अगर अपने को S2 निकालना हो तो S2 कैसे निकाल सकते हैं? तो S2 भी क्या सम टू n टर्म्स है, वो कौन से? सेकंड AP का सम टू n टर्म्स है। तो सेकंड AP में फर्स्ट टर्म कितना था? 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है उसका? 3, है ना, सेकंड AP का। तो क्या लिखोगे? n/2 2a, यानी कि 2 into 2 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d बोले तो क्या? कॉमन डिफरेंस, यानी कि 3। आ रहा समझ बात? वैसे अगर तुम्हें S3 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? S3 क्या है? AP3 का, यानी थर्ड AP का सम टू n टर्म्स है S3। तो AP3 का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो वो 5 है। तो कैसे लिखेंगे इसको? n/2 2 into a, यानी कि 2 into 3 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस 5 है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो लास्ट वाला SP लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। लास्ट वाला भी क्या है? अब लास्ट वाला AP में हमने क्या देखा था कि लास्ट वाला जो AP pth AP जो है, pth AP का जो फर्स्ट टर्म आया वो क्या था? फर्स्ट टर्म p था, और कॉमन डिफरेंस 2p-1 था। हेलो, ये पता है ना अपने को, तो सेम चीज लगा देंगे इसमें। तो इसका मतलब कि SP क्या हो जाएगा? n/2 2a, तो 2 into p प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, और d की जगह पे क्या आ जाएगा? d की जगह पे आ जाएगा 2p-1। खत्म। तो अपने को क्या बोल रहा है? अपने को बोल रहा है कि इन सब का सम चाहिए, S1 से लेके SP तक का सम चाहिए। समझ में आ रहा है बात? S1 से लेके AP तक का सम चाहिए, यानी कि इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जब इसको जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा समेशन ऑफ SI, वेयर I इक्वल्स टू 1 से लेके P, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, और यही निकालना था। तो राइट हैंड साइड देख लो कितना आ रहा है। राइट हैंड साइड को जब जोड़ोगे, राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को जब जोड़ोगे, ठीक है, यानी कि इसमें P इक्वेशन से P इक्वेशंस को करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिया। तो जब हम राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को जोड़ेंगे तो n/2 सब में कॉमन निकल जाएगा क्या?
तो n/2 को कॉमन निकाल के हटा दिया, सब में से n/2 कॉमन निकल जाएगा। पहला वाला टर्म में क्या मिलेगा, 2 × 1 मिलेगा। फिर दूसरा टर्म में क्या मिलेगा, 2 × 2 मिलेगा। तीसरा टर्म में क्या मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 2 × p तक जाएंगे। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। प्लस जोड़ रहे हैं, सिंपली देख पा रहे हो बात को कैसे जोड़ रहे हैं। फिर क्या करोगे, फिर जब सेकंड टर्म सबका जोड़ोगे, है ना, नेक्स्ट टर्म सबका जोड़ोगे, तो n-1 सब में से कॉमन निकल जाएगा। दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या फिर पहले वाले में ही दिख रहा होगा तुम्हें, पहले वाले में क्या दिख रहा होगा कि सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा जोड़ेंगे तो। या फिर n/2 कॉमन ले लो, चलो कम समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, तुम जोड़ लो भाई, क्या दिक्कत है, तुम ऐसे ही जोड़ लो। पहला टर्म क्या लिख लो, 2 × 1 प्लस n-1 × 1 प्लस, ये फर्स्ट टर्म आ गया, प्लस नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट लिखेंगे 2 × 2 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 3, ऐसे ही जोड़ोगे ना, प्लस नेक्स्ट कैसे जोड़ोगे, नेक्स्ट जोड़ेंगे तो 2 × 3 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म ये है हमारा, वहां तक जाएगा। तो लास्ट टर्म चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट टर्म लिख लो, तो प्लस करते करते जाएंगे, ऐसे प्लस करते करते जाएंगे, तो जो लास्ट टर्म मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2 × p प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 2p - 1, ऐसे कुछ बना होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, जोड़ेगा तो ऐसे कुछ बनेगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट हटा सकते हो, प्लस में है सब कुछ, तो 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3, ऐसे करते थे प्लस 2 × p। सबको हम अलग कर लिए, है ना, अलग जोड़ लिए सबको। तो सबको अलग जोड़ोगे तो क्या तुम्हें मिलने वाला है, n/2 तो बाहर रहेगा। जब सबको अलग जोड़ोगे तो सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, p तक जाएंगे, प्लस। फिर अब नेक्स्ट वाला टर्म सबका जोड़ोगे, तो n-1 टाइम्स ऑफ 1, n-1 टाइम्स ऑफ 3, n-1 टाइम्स ऑफ 5, n-1 टाइम्स ऑफ 2p - 1, ऐसे जोड़ोगे सबको, तो सब में से n-1 कॉमन आ जाएगा, सब में से n-1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या मिलेगा अपने को, n-1 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 + 3 + 5, करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2p - 1 तक जाएंगे। समझ में आ रहा होगा बात? हेलो, ऐसे ही बनेगा ना सम, ठीक है। तो अब इसका सम करने आता है क्या, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, ऊपर में चलो यहाँ जगह है, यहाँ बना लेते हैं, 1 से लेके p तक का सम बता दो क्या आएगा, यानी कि वैल्यू बता दो, 1 + 2 + 3 से लेकर के p तक का सम, 1 से लेके p तक का सम क्या होगा, ठीक है। तो ये एक AP है ना, ये एक AP है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने p है, तो इसको p/2 लिख सकते हैं, n/2 2a, यानी कि 2 × 1 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना p है, तो p - 1 टाइम्स ऑफ d कितना है, 1 है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो कितना आ जाएगा, p/2 2 + p - 1, तो कितना आ जाएगा, p + 1 आ जाएगा। तो p इंटू मतलब ये पूरा जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, p इंटू p + 1/2। तो इसको याद ही कर लिया, क्या याद कर लिया कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके मान लो 5 तक जोड़ना है, उसका जो सम आएगा वो 5 × 6/2 आएगा। 1 से लेके 7 तक जोड़ना है तो 7 × 8/2 उसका सम आ जाएगा। अगर 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, 1 से लेके 10 तक जोड़ना है तो 10 × 11/2। अगर 1 से लेके n तक जोड़ना है तो n × n + 1/2। अगर 1 से लेके p तक जोड़ना है तो p × p + 1/2। तो ये याद कर लो, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सम टू फर्स्ट p टर्म्स आया वो क्या आ गया, p × p + 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू समझ में आ गया। वैसे अगर तुमसे कोई पूछे, इसको लिख लो, चलो इसका वैल्यू कितना आ गया, p × p + 1/2 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p × p + 1/2। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लो, किसका वैल्यू निकालना है, नेक्स्ट अपने को सम निकालना है 1 + 3 + 5 से लेकर के 2p - 1 तक गए, तो यानी कि पहला 1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पहला 1 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, ऐसे करते करते कहाँ तक गए, 2p - 1 तक गए। तो मुझे बताओ ये जो 2p - 1 है वो उस AP का pth टर्म है क्या,
पी टर्म है, टोटल नंबर टर्म कितना है इसमें, पी है। हेलो, इसमें टोटल नंबर टर्म कितना है, पी है। तो ये खुद में एपी है। इस एपी का सम कैसे निकालते हैं, इस एपी का टर्म नंबर ऑफ इस एपी का सम निकालने के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, तो नंबर टर्म्स पी है तो पी डिवाइड बाय 2, फिर 2a तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1 टाइम्स ऑफ, है ना, ठीक है, p माइनस 1 टाइम्स ऑफ, क्या करोगे भाई, p माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 2 है, दिख रहा होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, देखो तो कितना आ रहा है ये चीज, पी स्क्वायर, तो यहाँ से 2, यहाँ से +2 और -2 कैंसल, तो 2 पे खत्म, पी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया बात, है ना। तो इसका मतलब कि अपने को क्या समझ में आ गया कि इसका जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर आ गया, और इसका जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर या पी इंटू पी प्लस 1/2 वट एवर, पी इंटू पी प्लस 1/2 आ गया, है ना। अब तो जोड़ना ही है सिंपली, अब तो काम हो गया अपना, समझ में आ रहा है बात। अब जस्ट वैल्यू लिख लो, आंसर आ जाएगा, कुछ कुछ करके आ ही जाएगा। चलो आंसर लिख लेते हैं अब, n/2 लिख लिया इंटू 2 टाइम्स ऑफ p इंटू p प्लस 1/2 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो 2 से 2 कैंसल, तो में क्या दिख रहा होगा, अंदर वाला चीज को थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, n/2 तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नाम की चीज है ही नहीं। अंदर में क्या बना होगा, यहाँ से p स्क्वायर मिला होगा और माइनस पी स्क्वायर वहां से मिला होगा, तो वो दोनों कैंसिल हो गया होगा, p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला टर्म, तो एक बचा होगा p प्लस एन पी स्क्वायर, p प्लस एन पी स्क्वायर बचा होगा, बाकी सब कैंसिल हो गया होगा, दो टर्म, कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, और प्लस p प्लस एन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली एक्सपेंड करोगे इसको तो p स्क्वायर प्लस p मिलेगा, यहाँ से एन पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मिलेगा, तो प्लस p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, तो p प्लस एन पी स्क्वायर बच जाएगा, और बाकी दो टर्म कैंसिल हो गया, दो टर्म बच गया, 4 टर्म में से। इसमें से p कॉमन ले सकते हो चाहो तो इसमें से अगर हम p कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, n/2 टाइम्स ऑफ p कॉमन ले लिए तो अपने को क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एन पी। तो ये तो प्रूफ करना था कि जो समेशन SI है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्रूफ करना था, तो आ गया, समझ में आया बात, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सवाल लिख लिया जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ